नमस्कार, सुप्रभात। मैं रचना वत्स प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और हम कर रहे हैं सांग परंपरा का उद्भव और विकास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने जाना था सांग शब्द का बना कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उसके पश्चात हमने सांग शब्द के शाब्दिक अर्थ के बारे में हमने जाना था, और उसके पश्चात उसके उद्भव और विकास के 4 चरणों के बारे में हमने जाना था थोड़ा सा मोटे तौर पर। और सांग और नाटक में क्या अंतर है इसके बारे में हमने जाना था। तो एक बारी सबसे पहले हम सांग और नाटक में जो अंतर मैंने स्पष्ट किया था, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इन चीजों के बारे में बारीकी से आप नहीं समझ पाए हैं, और मैंने बारीकी से ये चीजें बताने में थोड़ी सी चूक कर दी। तो आज मैं चाहती हूँ कि आपको इन्हीं बारीकियों के बारे में पहले मैं बताऊं कि वस्तु, मैंने बताया था कि नाटक वस्तु केंद्रित होता है जबकि सांग में कौतूहल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वस्तु क्या होती है, वस्तु केंद्रित कैसे। बच्चों, नाटक, कोई भी नाटक है, कोई नाटक लिखता है या उस नाटक को का मंचन किया जाता है, तो हमारे दिमाग में कोई न कोई एक आइडिया होता है, एक विचार होता है। ठीक है, एक विचार होता है। आपने उस विचार को ही वस्तु से जोड़कर आपने देखना है। उस विचार को श्रोतागण या जो दर्शक हैं उनके ऊपर उसकी एक छाप छोड़नी होती है अपने नाटक के माध्यम से। ठीक है, तो वो तो है वस्तु प्रधान नाटक। लेकिन अगर हम सांग की बात करें तो सांग में सिर्फ और सिर्फ एक कौतूहल पैदा किया जाता है, एक हलचल, उनके अंदर की ऐसी एक्टिंग, ऐसे मजाक, ऐसी चीजें जो श्रोताओं के मन में एक गुदगुदी सी पैदा करे, सिर्फ वो उसका मतलब है, वही होता है कौतूहल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात पात्र की अगर हम बात करें, नाटक में पात्र होते हैं जो किसी की भूमिका निभाते हैं, और यहाँ सांग में होते हैं कलाकार। पात्र और कलाकार में थोड़ा सा सूक्ष्म सा अंतर होता है, क्योंकि पात्र होते हैं उनके ऊपर आरोपण किया जाता है। नाटक में अगर कोई भूमिका निभा रहा है, सपोज करो जैसे सीता, रामायण की अगर हम बात करें, विभिन्न सीरियल की अगर बात कर लो आप, जो चलते हैं नाटक, रामायण की अगर हम बात करें तो सीता का रोल दीपिका ने किया था, तो उसने बिल्कुल आरोपण कर रखे है वहां पर, पात्र के ऊपर सीता का आरोपण कर रखे है। हम जब भी रामायण देखते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि ये दीपिका है, उसका असली नाम तो भूल जाते हैं, सभी उसको सीता मानते हैं। सीता, हमारे अंदर जो सहृदय है, जो दर्शक है, उनके अंदर एक जो हमारी सहानुभूति सीता के प्रति होती थी, वही सहानुभूति हमें उस पात्र के प्रति होती है। तो यहाँ पर पात्र में क्या होता है, एक भूमिका जिसकी कर रहा है उसका आरोपण होता है पात्र के ऊपर, जबकि कलाकार में ऐसा कुछ नहीं होता। सांगी अगर किसी नायिका की भूमिका कर रहा है, तो स्त्री की भूमिका कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, उसके कपड़े डाल लिए, बस जनाब ने कपड़े डाल लिए तो वो सावित्री बन गया सावित्री। लेकिन उनकी चाल ढाल, वो चीजें सारी, उनका वो मर्दानी आवाज जो है, वो सारी चीजें तो जो कि तो रहेंगी उसके अंदर। तो वहां पर इसका मतलब ये है कि वहां पर आरोपण नहीं होता किसी भी प्रकार का, या जिसकी भूमिका कर रहा है कलाकार के ऊपर उसका आरोपण नहीं होता। ठीक है, तो ये है अंतर पात्र और कलाकार में। इसके बाद बारी आती है संवाद की। संवाद और जो उसमें वार्ता होती है सांग में, इसमें क्या अंतर है। संवाद होता है एक औपचारिक होता है, जैसे किसी नाटक में की बात करें, दो पात्रों के बीच अगर संवाद होता है तो वहां पर फॉर्मल होंगी सारी चीजें, एक बोलेगा दूसरा उसको ध्यान से सुनेगा, वो चीजें होती हैं। लेकिन वार्ता में कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है वो सारी चीजें। जरूरी नहीं होती, जैसे संवाद की
होते हैं। जो भी पात्र ने बोलना है, जो भी डायरेक्टर ने बोल दिया, कह दिया उसको कि आपने वही चीजें बोलनी है, तो बिल्कुल उसी वही चीजें बोलेगा, उससे फालतू एक शब्द नहीं बोलेगा। वो सारी चीजें निर्देशित होती हैं, निर्देशानुसार होती हैं, लेकिन वार्ता निर्देशानुसार नहीं होती। वार्ता में ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं होता। वो मौके की बात होती है, अवसर की बात होती है। जिस अवसर पर दोनों सत्यवान सावित्री आपस में बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं। ठीक है, तो ये अंतर है संवाद और वार्ता के अंदर। और आनंद की अगर हम बात करें, कि रस की बात करें, तो नाटक में विभिन्न रस होते हैं। कोई श्रृंगार रस के ऊपर आधारित होता है नाटक, यानी कि नाटक का उद्देश्य होता है कि श्रृंगार रस को पैदा करना, या वीर रस पैदा करना, या करुण रस पैदा करना। तो विभिन्न प्रकार के रस होते हैं, रसों की उत्पत्ति होती है। और वो किसके अंतर्गत, किसमें होती है रस की उत्पत्ति, उनका उद्देश्य होता है जो दर्शक होते हैं, श्रोतागण होते हैं, उनके अंदर भी वो चीज, वो रस पैदा हो। यानी कि अगर कोई सीन करुण रस का चल रहा है, तो वो तब सफल होगा नाटक जब दर्शक देखने वाले हैं उनके अंदर भी वही अनुभूति पैदा हो, वही करुणा के भाव पैदा हो, या वीरता के भाव पैदा हो, या ओज गुण उनके अंदर पैदा हो। तो इस प्रकार ये सारी चीजें, ये रस है, वो क्या होते हैं, वो एक छाप छोड़ते हैं विभिन्न प्रकार के आनंद की। उनका उद्देश्य होता है कि ये श्रृंगार रस का नाटक है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति करेगा, या वीर रस से संबंधित है, या फिर ये करुण रस। जबकि सांग में इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन पैदा करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिर्फ कौतूहल पैदा करना होता है, सिर्फ एक गुदगुदाना होता है श्रोताओं के मन को। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन पैदा करना, मनोरंजन करना लोगों का, यही सांग विधा का एक उद्देश्य होता है। तो ये बात तो बच्चों थी हमारी सांग और नाटक में क्या अंतर है। अब हम हमारे जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और वो क्या है, वो हमारा है जो 4 चरण बताए थे संक्रमण, उद्भव और विकास के सांग परंपरा का, जिसमें पहला संक्रमण युग, दूसरा प्रारंभिक युग, तीसरा उत्कर्ष युग, और 4th है वो आधुनिक युग। तो आज हम संक्रमण युग के बारे में बात करेंगे। संक्रमण युग, इसका नाम संक्रमण युग क्यों रखा? 1200 ईस्वी से लेकर के जो 1700 से 1750 ईस्वी तक का ये काल है संक्रमण युग। अब इसका नाम संक्रमण युग क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर हमें यही बात पता करनी है कि सांग परंपरा की शुरुआत या इसका उद्भव कहाँ से होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने देखना है, तो इसीलिए यहाँ पर मान्यताएं भी होंगी, बहुत सारी लोगों के अपने अनुमान भी हैं। अनुमान के कारण इसका नाम संक्रमण युग रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सबसे पहली बात करते हैं इसके अनुमान के बारे में, इसकी मान्यता के बारे में, तो बच्चों एक मान्यता यह है कि लगभग 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी की बात है, शताब्दी की बात है, एक सिद्ध हुए थे एक, जिनका नाम है सिद्ध थे, जिनका नाम था कणहप्पा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये सिद्ध क्या थे इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिद्ध कौन थे? जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म हमारा, ये भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ये इसमें विकृति आ गई, इसकी शाखाएं बन गई 2, जो शाखाएं जिनके नाम थे जो थे हीनयान और महायान। 2 शाखाओं में ये बौद्ध धर्म बंट गया था, हीनयान और महायान में। एक शाखा वो भगवान
महात्मा बुद्ध की पूजा, उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करनी ही शुरू कर दी थी। यानी कि जो सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के, वो उन्होंने उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उनके अंदर स्थिरता आ गई। वो कौन थे? वो थे महायान। ठीक है। और एक शाखा थी, वो थी हीनयान। इस हीनयान शाखा से ही आगे दो उपशाखाएं बढ़ती हैं, उपशाखाएं होती हैं, जिसमें से एक थे सहजयान और दूसरे थे वो थे वज्रयान। सहजयान और वज्रयान दो शाखाओं में ये शाखा बंट गई थी, आगे इसकी दो उपशाखाएं हो गई थी। जो ये वज्रयान है, ये इनके अंदर इतनी विकृति आ गई इन लोगों की, इन्होंने बहुत गलत काम करने शुरू कर दिए। इन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त करके हमारे देश की भोली भाली जनता को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। उन सिद्धियों से उनके ऊपर चमत्कार कर दिए, वो इनकी तरफ आकर्षित हो गए, इनमें मिल गए। इनका मांस मदिरा सारा ये उल्टे पुल्टे काम करना, ये इनका एक धर्म बन गया था। ये बिल्कुल विकृत हो चुके थे ये वज्रयानी। ठीक है। और यही वज्रयानी ही बच्चों, यही वज्रयानी सिद्ध कहलाए। इन्हीं वज्रयानियों को क्या, यही वज्रयानी क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। और ये संख्या में 84 थे, यानी कि इनको 84 सिद्ध के नाम से जाना जाता है। और इन सिद्धों ने अपने चमत्कारों और सिद्धियों से जो समाज से उपेक्षित वर्ग है, हमारा जो दलित वर्ग है, और विशेष करके उनकी स्त्रियों को उन्होंने चमत्कृत किया अपने सिद्धियों से और उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। तो इन 84 सिद्धों में कई तो औरतें भी थी, स्त्रियां थी, और जिनको डोमिनिया थी, डोमिनी भी थी इनके अंदर, सिद्धों के अंदर 84 सिद्धों में। तो ये थे सिद्ध। और जो ये कणहप्पा थे, कणहप्पा ने एक डोमिनी को, उसको आह्वान करने के लिए, डोमिनी का आह्वान करने के लिए इन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्वांग किया था। स्वांग किया था डोमिनी का आह्वान करने के लिए। ये स्वांग ये योग साधना के संदर्भ में किया था। योग साधना, योग साधना के संदर्भ में इसने किया था। ये स्वांग डोमिनी को, उसको बुलाने के लिए, उसका आह्वान करने के लिए। और यह माना जाता है कि हमारे उत्तरी भारत में वहीं से इस प्रथा का प्रचलन हुआ है। आज भी हमारे उत्तरी भारत में जो डोम जाति है, उनसे समस्त पात्रों का अभिनय वो करती हैं, उनसे करवाया जाता है। तो ये है एक मान्यता सिद्धों के बारे में कि वहां से ही ये सारा चला है सिस्टम। इसके पश्चात एक और है मान्यता, वो ये है कि पंजाब में, दूसरी मान्यता क्या है कि पंजाब में एक मल नाम का जाट, एक मल नाम का जाट और एक पंजाब में, पंजाब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पंजाब में किन 3 लोगों से इसकी शुरुआत मानी जाती है? इसमें एक मल नाम का व्यक्ति है, मल नामक जो जाति से जाट था, और एक रावत नाम का राजपूत, जिनका नाम रावत था, राजपूत, और एक है इसमें रंगा नाम था, जिनका रंगा नाम का एक जुलाहा। ये मान्यता है कि 3 लोग, तीनों ने अपनी एक मंडली बनाई, और मंडली बना करके लोग क्या करते थे? गांव-गांव में घूम घूम कर ढोलक की थाप पर ये अपना संगीत गाते थे, अपने गाने गाया करते थे। और उनके बदले में जो लोग हैं, जनता है, वो प्रसन्न होकर इनको कुछ जैसे दान वगैरह दे देती थी, और इन्होंने अपना व्यवसाय उसको बना लिया। और सांग परंपरा जो है वो यहीं से, इन्हीं तीनों ने, इस मंडली ने इसकी शुरुआत की थी, सांग परंपरा की। एक ये मान्यता है हमारी। ठीक है। पहली मान्यता क्या है? वो है कि सिद्ध कणहप्पा ने डोमिनी का आह्वान किया था स्वांग करके। वो जो स्वांग था वो था योग साधना
के संदर्भ में। दूसरी मान्यता क्या है कि पंजाब से इसका उद्भव हुआ। पंजाब में 3 लोग थे, एक तो मल नाम था जो जाट था मल नाम का, और एक रंगा नाम का जुलाहा, और एक था रावत नाम का राजपूत। ये 3 लोग थे। इन तीनों ने अपनी मंडली बना करके गांव गांव घूम के ढोलक की थाप पर ये गाने गाते थे, और इनको कुछ लोग दे देते थे उपहार वगैरह कुछ भी, और इनकी आजीविका चलती थी। कहते हैं वहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई। ये हमारी 2 मान्यताएं हैं। एक तीसरी और क्या है, तीसरे नंबर पे आता है एक रामकिशन व्यास है, नारनौंद से, हरियाणा के हिसार जिले में कस्बा है नारनौंद। बहुत अच्छे सांगी हुए हैं आधुनिक युग के रामकिशन व्यास। उनका मानना क्या है, वो मानते हैं कि एक बिहारी लाल दिखाई तो दे रहा है, बिहारी लाल व्यक्ति हुए हैं जो बेसिकली कहाँ के थे, नारनौल के रहने वाले थे। ये नारनौल के रहने वाले थे हरियाणा के, और मूलतः ये कहाँ के थे, मूलतः ये गुजराती ब्राह्मण थे। मूलतः ये क्या थे, गुजराती ब्राह्मण थे। गुजराती ब्राह्मण थे। ये कहते हैं कि इन्होंने ही इस सांग परंपरा की शुरुआत की थी। सांग विधा की शुरुआत इसी बिहारी लाल ने की थी, जो नारनौल में रहते थे और मूलतः गुजराती ब्राह्मण थे। ये किसके अनुसार है मान्यता, ये मान्यता है, ये किसने कहा है, ये कहा है रामकिशन व्यास ने। रामकिशन व्यास के अकॉर्डिंग, रामकिशन व्यास जो हिसार के, हरियाणा के हिसार के नारनौंद गांव के हैं, और हम इनके बारे में ज्यादा जानेंगे। सांग परंपरा का जो विकास का चरण है, अंतिम चरण आधुनिक युग में, क्योंकि आधुनिक युग के ये बहुत ही जाने माने सांगी हैं रामकिशन व्यास जी। इन्होंने कहा है कि बिहारी लाल जो नारनौल से हैं और मूलतः एक गुजराती ब्राह्मण हैं, उन्होंने इस सांग परंपरा की शुरुआत की थी। इसके पश्चात एक नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त संक्रमण काल के, संक्रमण युग के सांगी हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बताया गया है कि इनका जो टाइम पीरियड था, इनका टाइम पीरियड था 1709 ईस्वी के आसपास हुए थे ये बाल मुकुंद गुप्त जी। और संक्रमण युगीन ये बहुत अच्छे एक महत्वपूर्ण ये प्रमुख सांगी रहे हैं। संक्रमण युग के प्रमुख सांगी हैं, कौन है ये, प्रमुख सांगी रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। और इनके शिष्य हैं, 3 शिष्य हैं, एक गिरधर, एक शिव कुमार और एक किशन लाल भाट। इनके बाल मुकुंद गुप्त के 3 शिष्य रहे हैं। शिष्य एक तो जिसका नाम है गिरधर, और एक है शिव कुमार, और एक इनके शिष्य है किशन लाल भाट। ये 3 शिष्य, प्रमुख 3 शिष्य किसके हैं, ये बाल मुकुंद गुप्त के शिष्य हैं 3, गिरधर, शिव कुमार, किशन लाल भाट। और ये संक्रमण काल का बहुत प्रमुख सांगी रहा है। और मैं बता देना चाहती हूँ आपको, इनके 3 शिष्यों में से जो किशन लाल भाट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सांगी रहे हैं, हमारे संक्रमण काल के ही सांगी रहे हैं, जिन्होंने इनकी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसके पश्चात 5वें नंबर पे यही किशन लाल भाट, जो उत्तराधिकारी थे इनके, किशन लाल भाट
जो बहुत ही एक उम्दा सांगी रहे हैं, जो उत्तराधिकारी रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त का, जिसका समय सीमा जिसकी क्या